गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है, दुआ है, जहाँ कहीं पे भी हो खुशी और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो। मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक और हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमेशा की तरह आगाज़ होगा मौसम से ही। तो जानेंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आखिर मौसम कैसा रहेगा। पॉलिटिकल सेगमेंट में साथ ही हम आपको बताएंगे कि सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशें रंग ले आई हैं और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें खुल गई। प्रोग्राम में बात होगी नॉन फाइलर्स की, जिनके गिर्द हुकूमती घेरा मजीद तंग होने जा रहा है। टैक्स गोशवारे जमा करवाने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमत ने 1 नवंबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया है और इसके बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे कमर तोड़ महंगाई से सताए अवाम के जज्बात की तर्जुमान मज़ाया शायरी। आपको बताएंगे ट्रांस फैट के बारे में, जिसे एक खामोश कातिल भी कहा जाता है। आपके साथ शेयर करेंगे ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में ख्वाजा सरार ड्राइवर की जुर्रतमंदाना कहानी। और इसके बाद बात होगी आखिर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत, तालीमात और खिदमात की। तो सबसे हम मौसम से मुतालिक जान लेते हैं कि आखिर मौसम अंगड़ाई ले रहा है और बदलते मौसम के रंग हैं क्या। तो मुल्क भर में जो मौसम की सूरत हाल है ये जानेंगे हम नजफ राजा से। तो आइए चलते हैं। मुल्क भर में मौसम करवट बदल रहा है। रातें खुशगवार हो चुकी हैं और सूरज की तपिश में भी कमी आ चुकी है। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद फिजाओं की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की। वहां पर आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। स्कर्दू में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 17 और कम से कम 8 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि इंतजामिया की जानिब से शहरियों को खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब बात करते हैं सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर की, जहां आज ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं कदीम तहजीबों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा का। केपी के बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मेहमान नवाजों के शहर पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 19 डिग्री रहेगा। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यानी कि सवात की। वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 29 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। और अब जिक्र करते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का, जहां ज्यादातर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। जिंदा दिलाने लाहौर की बात करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 21 डिग्री रहेगा। शहरे इक़्तिदार इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 18 और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं मुल्तान की, तो मुल्तान में पारा कम से कम 22 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मरी और गिलियात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। अब आपको लिए चलते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबा बलोचिस्तान की तरफ। यहाँ भी आज ज्यादातर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खुश जायका फलों के शहर कोयटा में दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब आखिर में जिक्र करते हैं बरे सगीर के तारीखी मरकज सिंध का, जिसके बेशतर अजला में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। मिनी पाकिस्तान कराची की बात करते हैं तो वहां पर मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि शहर में कम से कम टेम्परेचर 26 और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करें तो वहां पर कम से कम
दर्जा हरारत जो है इस वक्त रहेगा 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि थरपारकर, मिट्टी और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम की सूरत हाल नजफ ने हमें बताई। अब कुछ बात कर लेते हैं मईशत के हवाले से। बिल्कुल, और मईशत की जब हम बात करें तो आपको बताते हैं इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं और मुल्क में माशी सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है और आला और सियासी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें जारी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने का अज़म किया जा रहा है। साथ ही महंगी बिजली के मामले पर भी वज़ीर आज़म ने अवाम को खुशखबरी सुनाई है, जिसका अवाम को बेहद इंतज़ार था और ये बताया है कि 5 IPPs के साथ मुआहदों को ख़त्म किया जा रहा है, जिससे अवाम को सालाना तकरीबन 60 अरब रुपए का रिलीफ मिल सकेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने भी खुशखबरी सुनाई है कि अगले 8 से 10 माह में बिजली की कीमत फी यूनिट 10 रुपए कमी ले आएंगे उसमें, और मुआहदे ख़त्म होने से 411 अरब रुपए की बचत भी हुई है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब। बहुत शुक्रिया सुलैरी साहब आपके कीमती वक्त का। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियों में हम तेजी देख रहे हैं। पहले मलेशियन वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के दौरे पर और इस वक्त जो सऊदी वफ्द है वो पाकिस्तान के दौरे पर है। कितना अहम है सऊदी वफ्द का पाकिस्तान का ये दौरा और मुल्की मईशत में कितना मौसर साबित होगा? देखिए, मुआशरत से पहले जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो एतमाद की है कि हमने देखा पिछले चंद हफ्तों में पाकिस्तान में जो अंदरूनी सियासी एक मसाइल थे, उसके बाद एक बड़ा सानहा हुआ कराची में जिसमें कि हमारे एक चीनी दोस्त मुल्क के 2 इंजीनियर जो थे वो भी उसमें मारे गए। तो इसके बावजूद जबकि ये सोचा जा रहा था कि शायद इस तरह के कैओस में अब इन्वेस्टमेंट जहाँ पे मुमकिन नहीं हो पाएगी, और जो पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासर हैं वो ये बातें उड़ा रहे थे कि जी इस सारी सिचुएशन में कौन है जो पाकिस्तान में आएगा। तो हमने देखा कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के जाने के फ़ौरन बाद सऊदी अरब का एक हाई लेवल डेलीगेशन 350 अफराद पे मुश्तमिल, जिसमें कि उनके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर और तकरीबन 7 के करीब डिप्टी मिनिस्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। वो आए कल 27 MOUs जो हैं जिसमें कि सनत, ज़राअत, एनर्जी, माइनिंग और इस तरह के बहुत से शोबे जो हैं शामिल, उन पे दस्तखत हुए। और अगर आपने तकरीर सुनी हो सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है, हम इसकी स्टेबलाइजेशन एफर्ट में इसको तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इस अमर का अदा भी किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में जो $5 अरब के MOU साइन हुए थे, ये वाले जो $2.2 बिलियन है, ये उसका एक फ्रंट लोडिंग है, यानी उस पर काम का आगाज़ जो है वो हो गया टेंजिबल प्रोजेक्ट्स में। और जो उनकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान में जो रेड टेपिज्म है अब वो रेड कारपेट में तब्दील हो जाएगी सरमायाकारों के लिए। SIFC और जो हुकूमत के जो इक़दाम हैं, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी खुश अफजा है और मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि SCO से पहले जबकि ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि शायद खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हालात में कोई यहाँ पे आना नहीं चाहेगा, उसके बाद चीनी कन्वाय पे हमला करके इसको सबूटाज करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद सऊदी दोस्तों ने एतमाद किया पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी हुकूमत पे, इक़दामात पे, और वो यहाँ पे तशरीफ लाए। ठीक है सुलैरी साहब, साथ ही ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने बात की कि ये अब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी, सर ये भी फरमाइएगा कि कब तक इसके जो समरात हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान को? देखिए, अब जो टेंजिबल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे MOU साइन हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये MOU जो है ये एग्रीमेंट्स में हमें बदलने हैं, और एग्रीमेंट में बदलने के लिए अब जो फॉलोअप है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप वो दरकार होगा। माजी में ये होता रहा कि उस वक्त भी दोस्त ममालिक आते थे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से, प्रोसीजर्स की वजह से, लोकल
लॉस की वजह से, वफाक और सूबे में ना बनने की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता था कि वो एमओयूज कभी भी एग्रीमेंट की शक्ल अख्तियार नहीं कर सके। जैसे हमने 1920 में टर्की के साथ एक वादा किया था कि वो कराची में कारसाजी शुरू करेंगे। फिर हमें पता चला कि चूंकि जापानी जो हमारे मुआहदा था उसके तहत हम उनको वो मुराद नहीं दे सकते जो कि ऑफर की गई थी। तो अब SIFC की शक्ल में एक वन विंडो बन गई है, सिंगल विंडो स्टॉप, यहाँ पे कि इन चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा होगा। और मेरा ख्याल है कि अब हमें जो ज़रूरत है वो हाउस इन ऑर्डर लाने की है। अगर बाकी चीज़ों पे हम इख्तलाफात रखें आपस में, मिनहासुल कौम, मिनहासुल जो एक सोसाइटी है जो कि हर जमहूरी मुआशरे की हिस्सा होता है, लेकिन मईशत पे हमें यकजा हो जाना चाहिए। और इसको हमें जो इस पर स्टेबलाइजेशन के एफर्ट्स हैं उनको भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। कल ही मेरे इदारे में IMF की सरबराही हुई थी और आपने आज के अखबारों में देखा होगा कि उन्होंने भी पाकिस्तान के जो इकदाम है केयर टेकर गवर्नमेंट के, और अब जो हुकूमत इकदाम ले रही है मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए, उन्होंने उसको बड़ा सराहा और उन्होंने बड़े कैटेगोरिकल अल्फाज में कहा कि अगर यही मोमेंटम और यही पेस चलता रहे तो कोई वजह नहीं कह रहे हैं आबिद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाउस इन ऑर्डर लाना मुल्क में अब बहुत ज़रूरी है। ये भी हमें बताइए कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल मुल्क को माशी बहरान से कैसे निकालने में अहम किरदार अदा कर सकता है? देखिए, SIFC को ऐसे ही समझिए जैसे NCOC था कोविड के ज़माने में, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर जो थे वो रेगुलरली मिलते थे। वहाँ पे तमाम मसाइल को एक कलेक्टिव डिस्कशन होती थी, उस पर जो भी फैसला होता था उसको तमाम स्टेक होल्डर ओन करते थे और फिर उस पर फॉलो अप होता था। तो सारे सूबों के वज़राए आला उसमें होते थे, उसमें अस्करी क़यादत थी, उसमें फेडरल गवर्नमेंट थी। तो ये जो SIFC है ये उसी मॉडल को अडॉप्ट करते हुए बनाई गई है मईशत के लिए, जिसमें कि ये आप देख रहे होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने तमाम इख्तलाफात रखने के बावजूद वफाक से बहुत से इशूज़ पे वो मुआशी जो इशूज़ है उन पे वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। इवन IMF के प्रोग्राम में भी वो जो है एक जो पैक्ट हो रहा है प्रोविंशियल फाइनेंशियल पैक्ट, उस पे उन्होंने एंडोर्स किया है। तो ये SIFC की बदौलत ही है कि वहाँ पे तमाम सूबों के रिप्रेजेंटेटिव, फेडरल गवर्नमेंट के अस्करी क़यादत और बाकी लोग वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे जो डिसीजन होते हैं फिर उनका फॉलोअप होता है। जो 3 टीयर्स हैं उसके, जो एक ऑपरेशनल लेवल पे है, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, फिर एपेक्स लेवल पे है जिसको कि वज़ीर आज़म चेयर कर रहे होते हैं। तो ये जो एक फैसला साजी है, मेरा ख्याल है कि ये इसका बहुत बड़ा वैल्यू एडिड और एडवांटेज है कि इस पे जो चीज़ इसके एजेंडा पे आती है फिर वो उसके पार लगने का इम्कान काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अच्छा आबिद साहब, ये भी कहिएगा कि 15 अक्टूबर से इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पाकिस्तान इस सरबराही इजलास से मौशी तौर पर क्या फ़वाइद उठा सकता है आपकी नज़र में? SCO जो है बेसिकली अगेन एक जो पाकिस्तान को तनहा करने की आलमी साजिश है, एक तो उसको हम डिनाइल करते हैं उसका कि जब आप देखेंगे माशाल्लाह SCO ममालिक डायलॉग पार्टनर्स, ऑब्जर्वर पार्टनर्स जब उनके वफूद यहाँ पे होंगे तो एक तो ये पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान की रियासत पे एतमाद है। दूसरा, इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है ख़ित्ते में, खा वो यूक्रेन वार हो या वो गज़ा और लेबनान की जो अनफॉर्चुनेट सूरत हाल जो बिगड़ रही है वो उसमें बहुत अहम है कि पाकिस्तान और दोस्त ममालिक SCO ममालिक जो हैं वो आपस में सर जोड़ के बैठे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कि आप देखिए कि एक तरफ ईरान, चाइना और रशिया है, ईरान है, इंडिया है, पाकिस्तान है और हमारी सेंट्रल एशियन रियासतें हैं और इसके ऑब्जर्वर पार्टनर्स में और डायलॉग पार्टनर्स में मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं। तो ये तमाम जो अपने अपने नुक्ता नज़र के हामिल रियासतें हैं यहाँ बैठ के सर जोड़ के ये एक सिक्योरिटी इशूज़ पे, मुआशी इशूज़ पे और जो कलेक्टिव चैलेंज इस वक्त दरपेश हैं ह्यूमैनिटी को और इस रीजन को, उसके बारे में सोचेंगी। और पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है तो यकीनन ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है और हमें इसको कामयाब बनाने के लिए हर तबका फ़िक्र के और जो हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोगों को इस पर भरपूर किरदार अपना अदा करना चाहिए। किरदार भी अदा करना चाहिए और उम्मीद भी रखनी चाहिए। हमें ये भी बताइएगा, वज़ीर आज़म ने 5 IPP से मुआहदे ख़त्म करने की खुशखबरी सुना दी और दावा किया जा रहा है कि इससे 411 अरब रुपए की बचत हुई है।
और आइंदा 10 माह में बिजली की फी यूनिट में भी 10 रुपए की कमी आएगी। इस दावे से किस हद तक आप इत्तेफाक करते हैं? ये एक अच्छी पेशरफ्त है, देर आए दुरुस्त आए। तो आपने देखा होगा कि जब फोरेंसिक ऑडिट की बात हुई और मुख्तलिफ IPPs को ये प्रेशराइज किया गया कि वो अपना हिसाब दें कि उन्होंने कितना फ्यूल लिया, कितनी बिजली पैदा की, उनके अखराजात क्या हैं, उन्होंने जो इंस्टॉलेशन की थी वो किस उस पे कॉस्ट पे थी, उसका प्रॉफिट अब तक वो कितना कमा चुके हैं। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिसपे कि बहुत से IP जो हैं वो शायद कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाते। इन मुआहदात को यकतरफा ख़त्म करना जो था वो नामुमकिन है, चूँकि उसमें सॉवरेन गारंटीज़ हैं, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाया जा सकता है। लेकिन ये जो एमिकेबल डिस्कशन के साथ इन मुआहदों को टर्मिनेट किया जा रहा है और उस पर फर्दर कोई कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस नहीं होंगे, ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसी के साथ एक जो रिलेटेड डेवलपमेंट है कि अब पाकिस्तान में जल्द वो सिस्टम आने वाला है कि ये IPPs अपनी बिजली किसी को भी बेच सकते हैं, डिस्कोस के अलावा भी, और सार्फिन जो है बिल्कुल, ये बड़ा खुश आइंद अमल है IPPs के तनासुर में। सर, ये भी फरमा दीजिएगा कि मौशी बेहतरी तो खुश आइंद है ही, मगर इस मौशी बेहतरी से जो सूरत हाल बेहतर होगी, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम कब देखेंगे? आम आदमी से जो महंगाई का बोझ है वो कितना कम हो सकेगा इन इकदाम? देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या आपका रुपया स्टेबल रहता है या नहीं। अगर आप पिछले साल को देखते हैं जुलाई में, जिसमें कि जब हम रोज़ाना उठते थे, आप भी खबरें पढ़ते थे, तो रोज़ाना रुपया जो है वो 4-5 रुपए पर डॉलर वो नीचे गिर चुका होता था, जिसका मतलब था कि एनर्जी से लेके हर वो चीज़ जो कि हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारी जेबों से वो निकल रही होती थी। हमारी सेविंग्स बड़ी आधी से ज़्यादा रह गई। अब पिछले 1 साल से रुपया स्टेबल है और ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ही नतीजा है कि हमारी कुव्वत खरीद में कमी नहीं हुई। तो मैं इसको सादा अल्फाज में यूँ समझाता हूँ कि अगर आपको फौरी तौर पे कोई बेहतरी के आसार नज़र नहीं आ रहे अपनी इनफरादी सतह पे, तो सिर्फ ये सोचिए कि आपकी जेब में जो रकम है, अगर वो कुव्वत खरीद आधी रह जाए क्योंकि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तो और उससे हम बच गए हैं, तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और यही मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है अगर बरकरार रहती है तो फिर आप इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आपको नजर आना शुरू होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें जो हैं वो एकदम से बेहतर हो गई हैं। यकीनन ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एक मुश्किल काम होता है, इसकी कॉस्ट भी भारी होती है और बदकिस्मती से हर जगह पे ये कॉस्ट जो है वो मिडिल क्लास को बेयर करना पड़ती है, जिसके लिए बिल्कुल ये तमाम तर जो बोझ है वो मिडिल क्लास के कंधों पर आन गिरता है। आबिद कयूम सुलैरी साहब, बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ खेल की बात हो जाए तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान मुल्तान टेस्ट के चौथे रोज के खेल के हवाले से तो पाकिस्तान दूसरी इनिंग में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 152 रन बना चुका है, जबकि इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 115 रन की बरतरी हासिल है। और इससे कबल इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स 823 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी, जबकि पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहा है। मुल्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड ने चौथे रोज अपनी इनिंग्स का आगाज किया तो जो रूट 176 और हैरी ब्रोक 141 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे। और इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों बैटर्स ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स की एक ना चलने दी और इनके बल्ले रन्स उगलते रहे। पाकिस्तान के यूं कहा जाए कि बल्ले जो थे वो बला बन गए। बिल्कुल, और हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने 556 रन्स के जवाब में इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 823 इनिंग्स 7 खिलाड़ियों को आउट करके डिक्लेयर कर दी और पहली इनिंग्स में 267 रन की बरतरी अपने नाम की। जो रूट 262 रन बनाकर सलमान अली आगा की गेंद पर LBW हुए, जबकि हैरी ब्रोक ने 317 रन की इनिंग्स खेली। दूसरी इनिंग्स में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान का आगाज पहली इनिंग्स की तरह ही कुछ मायूस कुन रहा था। अब्दुल्ला शफीक पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए और उसके बाद कप्तान शान मसूद सिर्फ 11 और बाबर आजम सिर्फ 5 रन के ही मेहमान साबित हुए। साइम अयूब 25 रन बनाकर अपनी विकेट गंवा बैठे और मोहम्मद रिजवान 19 गेंदों पर 10 रन और शान मसूद 33 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हुए। और अब पाकिस्तान को इनिंग्स में शिकस्त से बचने के लिए 115 रन दरकार है। इनकी परफॉर्मेंस इतनी खासी कुछ अच्छी नहीं रही, मतलब आई गेस न्यूट्रल कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एफर्ट की जरूरत है मजीद अपने गोल को। अब देखेंगे क्या होता है। आज 5वें दिन का खेल 10 बजे शुरू होना है, तो फिर हमें भी इंतजार है और उम्मीद भी है कि कोई अच्छी कारकर्दगी टीम पाकिस्तान दिखाएगी और ये टेस्ट अपने नाम करेगी। इससे मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में हम ब्रेक शामिल करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद करते हैं और बात करते हैं टैक्स की। हुकूमत की डेडलाइन में 3 दिन बाकी हैं। 14 अक्टूबर को ये डेडलाइन ख़त्म हो रही है। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के लिए ख़त्मी वार्निंग जारी कर दी है और ऐलान जंग कर दिया है। चेयरमैन FBR ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि अब टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में कोई तोसी नहीं होगी। नॉन फाइलर्स का पूरा डाटा मौजूद है। 14 अक्टूबर ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म हो जाएगी और 1 नवंबर से टैक्स ना देने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। आखिर टैक्स फाइलर बनने का क्या फ़ायदा होगा और नॉन फाइलर के खिलाफ क्या सख्त एक्शन हो सकता है, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टैक्स बार के नायब सदर एडवोकेट आशिक अली राना साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान आशिक अली राना साहब। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आम आदमी एक जो है वो फाइलर क्यों बने, टैक्स फाइलर बनने से उसको क्या फ़ायदा होगा? सर बहुत शुक्रिया। देखिए, टैक्स फाइल करना उसकी एज आ कौमी जिम्मेदारी है। अगर उसकी इनकम जो है वो अगर सैलरी है तो 50,000 से अबव है पर मंथ और बिजनेस करता है और उसकी जो इनकम है नेट प्रॉफिट वो 6 लाख से ज़्यादा है, तो उस पर लाजम है कि 114 सेक्शन के तहत कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे। तो इसलिए जैसे एक आपके एक ओब्लिगेटरी होता है कि अपने रिटर्न फाइल करना है, गोशवारा देना है, तो आपने देना ही देना है। अब टैक्स फाइल करना एक और चीज़ है, टैक्स डिडक्शन करवाना और चीज़ है। हर बंदा टैक्स कटवा रहा है, टैक्स पेयर तो हर बंदा है, यानी वो बंदा जो अब कोई फॉरेन ट्रैवल कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, अगर आज कोई बिल पे कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, ये मोबाइल का जो कार्ड अपना लोड करवाता है, टैक्स रिडक्शन एट सोर्स हर जगह पे हो रही है। बेसिकली हमें चाहिए कि आवाम को एजुकेट करें कि वो टैक्स रिटर्न्स को फाइल करें, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें कि उनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके नाम पे डिक्लेरेशंस क्या हैं, उनकी पर्सनल एक्सपेंसेस क्या हैं। हुकूमत ये चाहती है कि लोग टैक्स नेट में आएँ। हमने भी 12 दफ़ा कहा कि अपनी आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस को बढ़ाएं। ये नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पर से बोझ डालें। जो शिकंजे में उन्हीं को हम ऑडिट कर लेते हैं, उन्हीं को नोटिस डालते हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ का पूछते हैं। जो ऐसे नॉन फाइलर जो कहते हैं हमने फाइलर नहीं होना, हम टैक्स एक्सेस दे देंगे। अच्छा आशिक अली साहब, ये बताइएगा कि आप बहुत सारे केसेस डील करते हैं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है लोग आज भी टैक्स फाइलर बनने से क्यों डरते हैं, क्या वजह नजर आती है? देखिए मैडम, 25 करोड़ की आबादी में से आज की डेट में भी 4 मिलियन अप्रोक्सीमेटली रिटर्न जमा हुई। इस रेशो तो बहुत कम है। अब FBR ने जो शिकंजा टाइट किया है वो इसलिए किया है कि लोगों को एजुकेट करें, लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करनी भी चाहिए। बेसिकली हमें ये अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में टैक्स का निसाब एक रखना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे निसाब में, कि हम लोगों को ये एक कल्चर डेवलप करें कि भाई टैक्स देना क्यों ज़रूरी है। देखिए, कोई भी मुल्क है वो मुआशत के बगैर नहीं चल सकता, उसमें टैक्स इसकी मेन रीढ़ की हड्डी है। इसी से रेवेन्यू आना और मुल्क के जो इंतजाम सारे चलने होते हैं, नस्ब व नस्क चलना है मुल्क का। जी, और उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें, उनके अंदर ये एक कल्चर डेवलप करें कि वो टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। आपने हमको फाइल दें कि हम पे IMF का भी एक प्रेशर है कि भाई आपके मुल्क के अंदर इतने आवाम में इतने बिजनेस हो रहे हैं और टैक्स रिटर्न जो है उनकी तादाद बहुत कम है। बेसिकली हमारे मुल्क के अंदर राना साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कल हम सुन रहे थे वज़ीर ख़जाना साहब और साथ चेयरमैन FBR राशिद महमूद साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये जो आपने बताया कि 40 लाख रिटर्न्स फाइल हुई हैं, इसके अंदर आपको क्या लगता है कि आपका क्या अंदाजा है अंडर फाइलिंग कितनी है, ये जो रिटर्न्स फाइल हुई हैं? सर ये इसमें अंडर फाइलिंग है कि तकरीबन 3 मिलियन तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिलो टैक्स लिमिट और नील की रिटर्न्स दी हैं। मोस्टली जो हमारे 1 मिलियन जो वो लोग हैं वो हैं जिनकी विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होती है, ठीक है, और एडमिटेड लायबिलिटी वो कम उनकी पे हो रही है, क्योंकि मोस्टली टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें इशू ये है कि हमने उन ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए उनको कहा कि आप उन लोगों को टैक्स नेट में लेके जो ऑलरेडी टैक्स नेट में नहीं है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, उन पे फ्रेंडली पॉलिसीज रखें। अगर हम उन पे इतना शिकंजा टाइट कर देंगे तो, लेकिन वो तो कहते हैं कि जिन्होंने अंडर फाइलिंग की है क्रिमिनल केसेस बनेंगे, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। जी, देखिए जो सेक्शन 182 है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसमें जो प्रोसिक्यूशन तो है वो कर सकते हैं। देखिए, आपका अगर बैंक अकाउंट अटैच हो जाए, अगर आप कहीं फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते, अगर आप नॉन फाइलर हैं, और आप अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये 15 पाबंदी है जो हमारे हमसाया मुल्क में भी है। जी बिल्कुल सर, देखिए हमसाया ममालिक में बेसिकली अगर हम अब्रॉड कंट्रीज में देखें, वहाँ पे लोग अपनी टैक्स रिटर्न्स को अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। वो अपने टाइम, देखिए हमें टाइम दिया था 3 मंथ टैक्स रिटर्न फाइल करने का, ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 30 जून को, और 3 मंथ जो है 90 डेज दी जाते हैं रिटर्न फाइल करने के।
ठीक है। हमारे यहाँ पे कल्चर ये है कि लोग ज़्यादातर सितंबर में रिटर्न फाइल करने के लिए आते हैं। फिर हमारा एफबीआई का सिस्टम जो है आयरस, वो बहुत वीक है। जब वहाँ पे एकदम ट्रैफिक लोड होता है, लोग रिटर्न्स फाइल करना शुरू करते हैं एंड ऑफ द सितंबर, तो आयरस का जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है। आयरस का भी बता दें, ये फ्रेंडली है एक आम सारिफ के लिए? सर ये देखिए, आयरस हमने भी बार लेवल पे उनके 12 दफ़ा कहा कि इसके अंदर काफ़ी जो है तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं, इसके अंदर इस्लाहात लाना चाहिए। थोड़ा पेचीदा है पेचीदा है और इसमें फार्मूला जो है उसकी कुछ करेक्शंस नहीं होती। बाज का डाटा जो प्रीवियस रिकवर करना होता है वो नहीं होता, और जब इस पे ट्रैफिक का लोड होता है तो ये सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से टैक्स कंसल्टेंट्स जो हैं, जो रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं क्लाइंट्स की, उनको काफ़ी मुश्किल पेश होती है। तो हमने इनको 30 सितंबर से भी पहले कहा कि जब आपने डेट एक्सटेंड करनी हो तो आप काइंडली ऑफिस आवर्स के अंदर 9 to 5 आप डेट एक्सटेंड करें। इस दफ़ा भी हमने देखा कि जो डेट एक्सटेंड हुई है वो 12:30 पे हुई है। बिल्कुल, कि जब लोगों ने एक्सटेंशन रिटर्न्स की फाइल कर दी, और अब भी हम उनसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हमने जो 14 डेज दिए हैं ये बहुत कम है। कार्रवाइयां नजर जरूर करें, लेकिन बहुत जरूरी। निज़ाम को तो इजी बनाएं थोड़ा सा। प्रॉब्लम के बाद मेरे ख्याल में उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे भी आ जाते हैं, ताकि लोगों को डरा कर भी हम ये काम करवा सके। बताइएगा, 14 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है हुकूमत की जानिब से, उसके बाद क्या क्या पाबंदियां लग सकती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। उसमें ये है कि अगर कोई बंदा रिटर्न फाइल करेगा तो वो तो कंसीडर हो जाएगा जी फाइलर है वो, ठीक है। 14 अक्टूबर तक। अगर रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो अटैच कर दिए जाएंगे। ओके। अगर उस पे ये तो इस्तिलाह ही खत्म हो रही है ना नॉन फाइलर वाली तो। सर वो ये है कि एवरी पेयर जो है टैक्स पेयर कहलाएगा। हाँ जी। वो टैक्स पेयर है, अगर उसने उसके जो देखेंगे, अगर उसने जो रिटर्न फाइल की है उस रिटर्न के अंदर उसकी इनकम जो है वो बियॉन्ड एसेट्स मीन्स आ गई है, या उसने ऐसी कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा एसेट्स परचेज किया है जो अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है। उस पे वो 111 के तहत, इनका सेक्शन 111 है, उसके तहत वो उनको नोटिस डालेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, या उसकी जो इक्विवेलेंट अमाउंट विद पेनल्टी जो टैक्स बनेगा वो जमा कराना पड़ेगा टैक्स पेयर्स को। तो मैं ये समझता हूँ कि टैक्स पेयर्स को चाहिए कि अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, अपनी रिटर्न्स, इनकम को, एक्सपेंडिचर्स को जरिया रिटर्न नील ना शो करें, नील शो ना करें। वो ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। जो बंदा नील रिटर्न भी दे रहा होगा वो कुछ ना कुछ टैक्स जरूर पे कर रहा होगा, एटलीस्ट वो मोबाइल पे टैक्स जरूर पे कर रहा होगा। वो अपने उस टैक्स की एडजस्टमेंट ले, उतनी इनकम अपनी बनाए और उस इनकम को क्रिएट करें। पाबंदियां बीच में रहेगी, मुझे जरा जी पाबंदी तक मैं दोबारा आता हूँ जी, क्योंकि आपका मॉर्निंग शो है, बेचारे होता है लोगों को ड्राई ना नहीं, लेकिन बताना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हुकूमत मजीद वक्त नहीं देने जी वाली। जी देखिए जी, अगर नॉन फाइलर होगा तो वो फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकेगा हज एंड उम्रा के अलावा, ठीक है जी। उसके अलावा उसका अकाउंट अटैच कर दिया जाएगा, ओके। और उसका जो है प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकेगा, 3 मिलियन से ऊपर की गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। तो जब इस हद तक पाबंदियां लग जाएंगी बिल्कुल, और सिम ब्लॉक हो जाएंगी, आजकल किसी का मोबाइल बंद हो जाए तो वो तो बिल्कुल एक दिन एक घंटा नहीं गुजार सकता, मामलात ही रुक जाते हैं जिंदगी हम के। मोबाइल ऑफ करके बैठे हुए तो हम इसके बाद इतनी कॉल्स आई होंगी। जी जी। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को कि जो बहुत ज़रूरी है। ये है तो बड़े हार्श स्टेप्स हैं, फोर्सिंग मेजर अडॉप्ट किए जा रहे हैं, बट हमारी आवाम को भी चाहिए कि वो भी बाशऊर और जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी रिटर्न्स को फाइल करवाएं, ओके। और बर वक्त जो है जिम्मेदार शहरी होने के तहत अपने को फाइलर क्रिएट करें। जिनकी रिटर्न बनती है वो ज़रूर अपनी रिटर्न फाइल करें, अपने किसी अपने एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाके प्रॉपर अपनी रिटर्न बनवाएं। उदाहरण नील रिटर्न फाइल ना करें, उसमें मिस डिक्लेरेशन होगी और उसमें आपको कल को प्रॉब्लम और दरपेश करना काबिल गिरफ्त जुर्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आशिक अली राणा साहब, आपने वक्त दिया, और बिल्कुल हम अपने नाजरीन को भी यही मैसेज देंगे कि ये आपकी कौमी जिम्मेदारी है, आप डर खौफ को छोड़ दें। ये पाबंदियां जो हैं ये बड़ी खतरनाक हैं। अब ये पहले वाले मामला तो नहीं है कि कोई पकड़ नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये सबसे पहले तो आपकी सिम ब्लॉक होगी, और हमने देखा है कि हालिया दिनों में जिन लोगों की सिम्स बंद हुई हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात जो है उनको लगा कि सामने आई उनकी हैं। जिंदगी खत्म होगी। और वैसे भी उज़ैर, ये बहुत जरूरी है हमारे मुल्क के लिए। अगर आप अपने वतन से प्यार करते हैं तो टैक्स पे कीजिए। तो अभी भी वक्त है। बिल्कुल, अभी भी वक्त है, और अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। इस तेज़ रफ्तार दौर में जहां इंसानों के लिए आसानियां पैदा हुई हैं, वहीं परेशानियां भी उसमें भी इजाफा हो गया। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए सियासी और माशी सूरत हाल से हर शख्स मायूसी का शिकार है, और बदतरीन महंगाई ने जीना दोभर कर दिया है। कसम पुरसी ने अवाम को जहनी मरीज बना दिया। इस मुश्किल दौर में हमने मायूस अवाम के लिए चेहरों पर खुशी लाने के लिए एक छोटी सी कोशिश की है। मायूसी के माहौल में खुशी के चंद लम्हात मिल जाना भी एक बहुत बड़ी बात है, गनीमत है बल्कि। और आज हमने पाकिस्तान के मज़ाहिया शायर
मुरली चौहान साहब को अपने शो में खुसूसी दावत दी है, तो फिर आइए उनसे कुछ मज़ाहिया शायरी भी सुनते हैं, उनसे गपशप भी करते हैं। और वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मुरली साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बड़े मजे का है। जैसे वो कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस का होता है ना फिल्मी नाम, एक तो ये आपका शायरी में नाम तो नहीं है प्रॉपर कि- करेक्टर है आई ये गेस। वही है। ये शायरी का नाम है ना? हाँ जी, हाँ देखिए मैं सही पहुंचा हूं। ग्रेट। वो असल में फ्लूट का शौक था मुझे। अच्छा। तो मैं जिस जगह पे जॉब करता था वहाँ पे मुख्तलिफ मेरे नाम के, सईद नाम के 4-5 दोस्त थे, तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए रखे हुए थे नाम। तो चूँकि मुझे शौक था बांसुरी का, तो उसको पंजाबी में मुरली कहते हैं, तो फिर वो उन्होंने सईद मुरली कहना शुरू, फिर मुरली लेकिन क्या बात है, ये और आपकी ये बड़ी बड़ा अच्छी खासी मुझे पहचान बन गया है, बड़ा हिट हुआ। सूट किया। जी जी। अच्छा, हाँ जी। देखिए शायरों के बारे में कहा जाता है बड़े हसास तबीयत के होते हैं, हालात हाजरा से तो हम भी वाकिफ होते हैं और हम डेली उस पर डिस्कशन भी कर रहे थे, तो हमारे लिए रूटीन की बात, लेकिन शायर बड़े हसास होते हैं। हालात हाजरा को लेकर आपने कोई शायरी लिखी है? हाँ जी जी। हालात हाजरा आजकल तो महंगाई है, ओहो, दो रोटी खाना यही चर्चा। दावे तो हो रहे हैं कि कम हुई है, लेकिन अमली तौर पे नहीं है। हाँ, अभी निचली सतह पे अभी वो नहीं आई। वैसे वो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह सुना को थोड़ा सा हुआ, लेकिन आम आवाम के लिए रिलीफ अभी नहीं, वो तकलीफ ही अल्लाह है, करे पहुंच जाए। रिलीफ नहीं है अभी, तकलीफ ही है। आमीन। तो उसके लिए जो हर रोज़ महंगाई वगैरह जो खबरें सुन रहे हैं हम, तो उसके लिए लिखा है कि जैसे जैसे महंगे होते हैं बिजली पेट्रोल वगैरह, हाँ हाँ, जैसे जैसे महंगे होते हैं बिजली पेट्रोल वगैरह, वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ते हैं फिर हौल वगैरह। हाँ क्या हाँ, वाह वाह बात है, क्या वाह, बात है। वैसे वैसे मेरे दिल को पड़ते हैं फिर हौल वगैरह। आए छींक जो लीडर को तो ओह लाजिम है बाहर का दौरा। ओह, आए छींक जो लीडर को तो लाजिम है बाहर का दौरा, वोटर को हो दिल का दौरा तो बस पैनाडोल वगैरह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत खूब। वोटर को हो दिल का दौरा तो बस पैनाडोल वगैरह। और ये मालोजर का ही ये सिलसिला देखिएगा कि जी इसी बहर में, इसी काफिया रदी में कि मालोजर के दौर में हो जब हुस्न इश्क का मैच वगैरह, ओहो, मालोजर के दौर में हो जब हुस्न इश्क का मैच वगैरह, कंगला आशिक हो जाता है पहली बॉल पे कैच वगैरह। क्या बात है, क्या ये भी बात है। महंगाई का रो रहा है ना, कंगला आशिक। बिल्कुल ठीक है। आशिकों के लिए भी बड़ी सरदर्द है ना ये हाँ जी, महंगाई। इश्क करना भी मुश्किल हो गया जी महंगाई। जी जी, हाँ जी। कंगला आशिक हो जाता है पहली बॉल पे कैच वगैरह, मेरी डब्बा पैक मोहब्बत का 2 दिन में हुआ कबाड़ा। हाँ हाँ, डब्बा पैक, वाह वाह। मेरी डब्बा पैक मोहब्बत का 2 दिन में हुआ कबाड़ा, दिल की टच स्क्रीन पे उसने डाले हैं स्क्रैच वगैरह। हाय हाय हाय, स्क्रीन ही बदली जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। पैनल नहीं डलेगा। जी। और क्या बात है। ये महंगाई के हवाले जी, से जी। देखिए कि बिजली ना पानी गैस मगर बिल हैं रेगुलर, यस, बिजली ना पानी गैस मगर बिल हैं रेगुलर, मत पूछ कैसे घर को चलाता हूँ, हाय हाय, मत पूछ कैसे घर को चलाता हूँ आजकल, रो रो के आंसुओं से मैं भरता हूँ बाल्टी, हंस हंस के फिर उसी से नहाता हूँ आजकल। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। हंस ये हंस इसमें के- नोहा भी है और जी जी जी, हाँ मज़ाहिया शायरी भी है इसमें। हाँ जी जी जी। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त। खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हम देखते थे, महंगाई की आपने बात की, महंगाई का नोहा तो आपने सुनाया। पहले बड़े मुशायरे हुआ करते थे, मज़ाहिया भी, संजीदा भी। महंगाई असरअंदाज हुई है इन मुशायरों पर कुछ? जी हुई है, ज़ाहिर है हर चीज़ पे असर हुआ। मुशायरे कम हो गए या मुशायरे फिर कम नहीं हुए, शायरों का मुआवजा कम हो या गया। शायरों का क्या वजह है? एजाजिया कम हो गया? मुआवजा कम, अच्छा, एजाज़िया मुआवजा। कम हुआ। ठीक है। तो बल्कि बाज़ तो ये होता है कि वो मुशायरे वाले कहते हैं आप आएँ एजाज़िया भी होगा। अच्छा, हम जाते हैं, मुशायरा करते हैं, वो कहते हैं जी आपका आना हमारे लिए एजाज़ है। हाय हाय हाय, बाइसे एजाज। ये एजाजिया तो फिर ज्यादा हुआ, एजाज ही है फिर ये। ये एजाज़ है, तो ये भी हो जाता अच्छा, है। मुझे बताइए इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट में आपको, मतलब महंगाई तो होगी, और कौन सा जी, सब्जेक्ट वो आपको पसंद है शायरी में? तकरीबन हर, क्योंकि शायर ने तो अपने इर्द गिर्द देखना होता है, तो जो भी देखता है उसी के बारे में अच्छा, तकरीबन। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के बारे में कुछ है ना, शायरी हो जाए। जाए कुछ अच्छा, एक वो हाँ जी, वो इस तरह के करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह नहीं,
करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है, उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्नेवाह निकले है। अन्नेवाह निकले हैं, वाह। उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्नेवाह निकले है। प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, अचानक पिछले पहिए से सदाए ठाह निकले हैं। टायर पंक्चर। हाँ जी जी जी, सदाए ठाह निकले हैं। तो हालात हाजरा पे ही देखिए ज़रा, हमारा जो मिजाज हो गया है मुआशरे का, जी। लोगों का, अवाम का। चलो अपने मुखालिफ की करें तज़हीक थोड़ी सी, हाँ, चलो अपने मुखालिफ की करें तज़हीक थोड़ी सी, कि कर दी जाए उसकी ऑडियो ही लीक थोड़ी सी, ओहो कि कर दी जाए वाह, वाह, वाह। उसकी ऑडियो ही सियासत लीक अधूरी है थोड़ी- ऑडियो लीक्स के हाँ बिना। जी, ऑडियो ही लीक थोड़ी सी, इशारा कर दिया जिसको पड़ोसन की वो अम्मा थी, ओहो हो। इशारा कर दिया जिसको पड़ोसन की वो अम्मा थी, तो पस साबित हुआ मेरी नजर है वीक थोड़ी सी। क्या बात है। तो पस साबित हुआ मेरी नजर है वीक थोड़ी सी, बड़ी कूचाए जाना में रकीबों से मुझे फेंटी, बड़ी कूचाए जाना में रकीबों से मुझे फेंटी, मैं फिर जाऊंगा होगी जब तबीयत ठीक थोड़ी सी। यानी बाज नहीं आना। हाँ, Very nice. मुश्किल मिजाजी है। मुस्तकिल मिजाजी हाँ जी, है, हाँ जी। चाहे जो मर्जी हो जाए। जी, बहुत जी। खूब, बहुत खूब। अच्छा, और मुरली साहब ये भी जरा फरमाइएगा कि आपने अपनी पसंदीदा कुछ होगी आपकी शायरी जो आपने लिखी होगी, जी, जी। वो भी अगर आप हमें सुनाना चाहें तो। जी जी, वो जिस तरह ये 14 अगस्त का आपको बताया ना कि हर मौजू पे तकरीबन लिखना चाहिए लोगों को। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, तो वही वर्सटाइल होता है। तो 14 अगस्त का माहौल ज़हन में रखिए, उस्ताद डॉक्टर ना वकील और हुक्मरान, उस्ताद डॉक्टर ना वकील और हुक्मरान, मुल्ला अदीब मुफ्ती ना शायर कोई यहाँ, मेरी नज़र में ठहरा मुहिब्बे वतन वही, जिसने भी की है सड़कों पे पापा पपा पपा। क्या बात बाजे, है, वाह, वाह, आपने कहा ना जरा मंजर ज़हन में रखिए, तो मेरे ज़हन में सबसे पहले बाजा आया, झंडियां बाद में आई। और लोग इससे इतने इरिटेट होते हैं, लेकिन जी। ये चीज बंद नहीं तो होती ये है। तंज है ना कि बस बहुत वही खूब। मुहिब्बे वतन है, यही उबुल वतनी है कि बस पापा कर दिए बस, और कोई जिम्मेदारी हो नहीं गया। है। फर्ज तो- पूरा हो गया। जी, ये मुमकिन है मेरी चाहत कभी तुम पर पड़े भारी, ये मुमकिन है मेरी चाहत कभी तुम पर पड़े भारी, तेरे मासूम जज्बों पर चले खुंडी से इकारी, ओहो। तेरे आरी। मासूम जज्बों पर चले खुंडी से एक आरी, मरीज़े इश्क भी हूँ और ऊपर से हूँ मैं शायर, मरीज़े इश्क भी हूँ और ऊपर से हूँ मैं शायर, अभी से सोच ले प्यारे मुझे दोहरी है बीमारी। ओहो हो वाह हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। मजा आ बहुत- गया है। बहुत शुक्रिया आपने यकीनन मुरली चौहान साहब का जो कलाम है वो बड़ा एंजॉय किया होगा। और बहुत रिलेटेबल जिस था। तरह से उन्होंने हालाते हाजरा का, महंगाई का और बिल्कुल। सियासत का नक्शा खींचा वो बड़ा जबरदस्त था। हमारे कुछ और भी दिलचस्प सेगमेंट आपके लिए हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो आप कहीं मत जाइए, देखते देखते रहे रहिए सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब बात करेंगे सेहत की, और आपको बताते हैं एक ऐसे खामोश दुश्मन के बारे में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। अक्सर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और लेकिन उसको नजर आने वाले दुश्मन जो है ना, उनका तो चले हल जो है ना, अंदाज़ा वो लगा लेता आसान है होता है। इंसान। लेकिन जो नजर नहीं आते वो खतरनाक होते हैं। और ये जो दुश्मन है इसको ट्रांस फैट कहते हैं। अब ये ट्रांस फैट है क्या, क्या करता है आपकी बॉडी में, किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये अभी हम आज के इस सेगमेंट में जानेंगे। बिल्कुल, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा अमवात ट्रांस फैट के सबब पैदा होने वाली दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला है कितना संगीन और हम किस तरह से अपने आप को इससे बचा सकते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है स्टूडियो में माहिर ग़िज़ाइयत सहर चावला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। सहर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये आखिर ट्रांस फैट है क्या, इंसानी सेहत पर इसके क्या मुज़र असरात होते हैं? सबसे पहले तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब वो दौर आ गया है कि टीवी चैनल्स पे बैठ के ट्रांस फैट जैसी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जा रही हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जा रहा है, प्रोबायोटिक्स बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि शोर मचाने का फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर ऑल द गुड रीजंस।
ट्रांस फैट की जो एक लिटरल मीनिंग है वो आपका मतलब है कि इंडस्ट्री का बना हुआ फैट, इंसान का बना हुआ फैट। मेरे पास जब अक्सर क्लाइंट्स आते हैं मैं इसकी तशरीह भी करती हूँ कि आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, वेरी सिंपल, गॉड मेड थिंग्स खाइए, मैन मेड थिंग्स मत खाइए। अब जब ये ट्रांस फैट अल्लाह का बना नहीं हुआ, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स, तो ये बुरा है। अब ये है क्या चीज़? अल्लाह ताला ने बॉडी में हर खाने को हजम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, एंजाइम दिए हैं। ट्रांस फैट आपके पास जो मैन मॉडिफाइड फैट है, कैसे मॉडिफाई होता है ये भी बताती हूँ, इसको हजम करने के लिए जिसमें में कोई एंजाइम नहीं है। अच्छा। ये ट्रांस फैट आपके पास बेकरी प्रोडक्ट्स में मौजूद है, Food processed। ये आपके पास जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, कुकिंग ऑयल्स, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स, उन सब में मौजूद है। आपके पास सारे जंक फूड्स में मौजूद है, आपके पास जितनी भी सॉसेज और ड्रेसिंग्स होती हैं इन सब में मौजूद है। अब जब मैं इसको खाती हूँ मेरे जिस्म में ये जाता है, मैं चिप्स खाऊं, बिस्किट्स खाऊं, बेकरी खाऊं, वेजिटेबल ऑयल में बार बार तले मार्केट के फ्रेंच फ्राइज, रोल, समोसे खाऊं, अब ये जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना उसके साथ जाके ताला बना देते हैं। वो नहीं होता, एक ऐसा लॉक बना देते हैं जैसे समझे कबड्डी में एक लॉक लग गया कि वो होता है ना, कबड्डी में दिखाते हैं हाँ एक जी। लॉक लग गया लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए, वो खुल नहीं सकता। अब जब ये ताला खुल नहीं सकता तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसका ब्लड में कोई काम नहीं है। ये क्या करेगा? ये जगह जगह जाके डिपॉजिट होगा, ये खून के शरियानों में भी डिपॉजिट होगा आपके पास, ये आपके पास बॉडी के टिश्यूज में भी जाके डिपॉजिट होगा। फॉर एग्जांपल क्लॉट्स बनाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल में जाके डिपॉजिट होता है तो ये क्या करेगा? ब्लड ने अगर एक सर्टेन रवानी से जाना था वो वहां से नहीं जाएगा, वेसल का डायमीटर कम हुआ ना, उसकी चौड़ाई कम हुई, पहले शुरू में ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होगा, यू नो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और उसके साथ फिर स्ट्रोक और हाइपरटेंशन एंड ऑल ऑफ दीज फीचर्स। और मैं आपको बताऊं ये ट्रांस फैट्स जो हैं ये आपके ब्रेन टिश्यूज में भी जाके डिपॉजिट बनाते हैं और अल्टीमेटली आपके ब्रेन की एट्रोफी का मतलब होता है आसान अल्फाज में, मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं किसी चीज़ का साइज श्रिंक हो जाना, उसको एट्रोफी कहते हैं। ये आपकी एट्रोफी स्टार्ट कर देता है। अब आप लोग अगर स्टैट्स निकालें या अब अगर मैं पूछूं ना, आप दोनों की फैमिलीज में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका मेमोरी लॉस हो रहा होगा एज के साथ, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। इससे कॉमन हो गया क्योंकि आपके पास जो हिपोकैम्पस है दिमाग का एरिया, उसकी एट्रोफी, उसकी श्रिंकेज स्टार्ट हो गई है। शुगर और ट्रांस फैट्स आपके पास मेजर रीजन है इसकी श्रिंकेज और इसकी एट्रोफी जो है सर ये बताइए, ये तो उन लोगों के लिए जिनको अवेयरनेस है इस टर्मिनोलॉजी की, वो लोग जो ये जानते नहीं है ट्रांस फैट है क्या, वो खा रहे हैं, उनको पता नहीं है, उन पे सिम्टम्स आ रही हैं लेकिन उनको पता नहीं, तो उन लोगों के लिए किस तरह के सिम्टम्स उनके लिए रेड फ्लैग होने चाहिए कि उनको लगे कि अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर आप नीचे देखते हैं ना और आपको अपना पेट नजर आता है और अपने पैर नजर नहीं आते जिसमें में ट्रांस फैट बिकॉज ये मैंने अब एक पहले मैंने यहाँ से सीधा यहाँ के एक्सप्लेन कर दिया तो और ये वो टेस्ट है जिसके लिए किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, फ्री टेस्ट है, खुद ही कर लें। आप डायबिटिक भी हैं, आपको फैटी लिवर भी, आपके सारे पैसे बचा दिए, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप औरत है तो आपका पीसीओएस भी हो रहा होगा, बांझपन भी हो रहा होगा, आपके जिस्म में ट्रांस फैट भी ज्यादा है, ठीक है? तो इसके लिए यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट। इसके लिए अदर देन दैट अगर ब्लड प्रेशर में अगर आप पतले भी, अच्छा ये बड़ा होता है पतले बंदे का ना फैटी लिवर बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि मोटे का तो पता लग जाता है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं पतले लोगों में भी आपके पास प्रॉब्लम होती है। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रेज होना शुरू हो गया, खाने की डाइजेशन में आपके पास प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए, ये यहाँ पे इस बात की आप कह लें कि वार्निंग साइन है क्योंकि बॉडी ना पहले मदद के लिए चीख मांगती है, उसके बाद बता देती है आपको। हाँ कि आपको कुछ हो रहा है। तो इफ योर ब्लड प्रेशर इज रेजिंग अप, आपकी बॉडी में ट्रांस फैट ज्यादा हो रहे हैं, और इवन कि अगर आपको ब्रेन फॉग भी हो रहा है, यानी योर एबिलिटी टू फोकस, कंसंट्रेट, learn and retain things and recall things is getting very difficult on a day to day basis, इसका भी मतलब है कि अच्छा सहर ये भी बता देना कि ट्रांस फैट सबसे ज्यादा किन खुराकों में ज्यादा पाया जाता है, कौन सी ऐसी चीजें, जिस तरह से पहले आपने थोड़ा सा बताया सतही तौर पे कि ह्यूमन मेड जो है उसमें होता है? वेरी सिंपल, आपके पास जितने भी वेजिटेबल सीड ऑयल्स है ना, कॉर्न ऑयल, पार्डन मी, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, जितने भी हैं ये, इसमें तला हुआ जो खाना है वो ट्रांस फैट है। उसकी मैं आपको मेडिकल रीजन भी बता देती हूँ। इनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो होते हैं PUFA। मैं अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे अक्सर लोगों को इस तरह समझाती हूँ, PUFA पुफा, यानी फट जाएगा, ये आपने नहीं खाना। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सिर्फ तब तक सेफ है, तब तक हीट से प्रोटेक्टेड है जब तक वो जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे अल्लाह की हिकमत है, जमीन के नीचे जब ये कैनोला का सीड होगा या सनफ्लावर का सीड होगा, अल्लाह ताला ने उसके सीड में ऐसा एंटीऑक्सीडेंट डाला होता है जो इस फैटी एसिड को तबाह नहीं होने देता। अब ये एक सेकंड के लिए भी अगर एयर से एक्सपोज होता है और हाई हीट से एक्सपोज होता है, ये बड़ा वॉलेटाइल होता है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ये म्यूटेट होता है। म्यूटेट का मतलब होता है चेंज होता है, तब्दील होता है एक खतरनाक, एक डैमेज्ड, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, जो कि बॉडी में जाके, अब ये फॉर्म जब बॉडी में जाती है ये मेरे जिस्म की हर प्रोटीन से रिएक्ट करेगी। आपकी बॉडी में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन है। कोलेजन कहाँ कहाँ मौजूद है? कोलेजन स्किन के टिश्यूज में भी मौजूद है, कोलेजन ब्लड वेसल्स में मौजूद है, हेयर में,
ये हर एक के साथ जाके अडेक्ट बनाएगी। अडेक्ट का मतलब होता है वही गुत्थम गुत्था होगी Alright. और ये अगेन जाके आपके पास डिफरेंट जगहों पे deposit अच्छा ये सर, भी फिर हमें इसका बता मुतबादिल दीजिए। क्या है? बिल्कुल। Very मतलब simple. देसी घी तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो फिर मुतबादिल क्या है thing is इसका? that the alternatives are expensive. The healthiest thing is expensive. I don't have the audacity to say over here कि नहीं इसका कोई सस्ता इवन के वेजिटेबल ऑयल्स कौन से, अब तो कुछ भी सस्ता नहीं है। यहाँ पे बैठ के बोलना कुछ सस्ता इज लाइक कंप्लीटली लेकिन इनसेन। कंपैरेटिवली चले थोड़ा सा जो हाँ, थोड़ा सा रेंज में आ जाए लोगों को। रीजनेबल वन। आई थिंक देसी घी, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, इनमें से कुछ भी रेंज में नहीं है। आई एम सो सॉरी, मुतबादिल सारे के सारे महंगे हैं। महंगे। अच्छा, कोकोनट ऑयल, उसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये भी मैं लोगों की गलतफहमी ठीक करती चलूँ कि देसी घी में जो सैचुरेटेड फैट होता है वो बुरा नहीं होता। ये याद रखनी है आपने डॉक्टर साहर चावला की बात कि नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स, अल्लाह ताला बुरे फैट नहीं बनाता। सैचुरेटेड फैट में वो कड़ी ही नहीं होती कि हीट उसके साथ रिएक्ट कर दे। अगर वो कमजोर कड़ी ही नहीं होगी, हीट रिएक्ट ही नहीं करेगी, तो स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं होगा। ये तो और हमने ये बात बड़ी कर ली शहर मिसकंसेप्शन बड़ों थी, के बड़े बारे बड़े में। उस्ताद जो है ना वो ये कहते थे कि ये देसी घी तो आपके लिए है ही नहीं। पहले कहा जाता था नहीं, अब नहीं, ये तो आपके बढ़िया, बाबा very अजदाद के लिए important। था, वो खेती बाड़ी करते थे, बर्न कर लेते थे। No, आपने no, कहाँ no. बर्न करना है देसी घी? नहीं तो आप उसको बर्न करें ना, हमें उसको बर्न करना चाहिए। अच्छा सहर, आप बड़ों की तो हमने बात कर ली, बच्चों की तरफ आते हैं। बच्चे प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, इस तरह के फूड खाते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई ट्रांस फैट है, और आप मना भी नहीं कर सकते, फिर जिद आ क्यों नहीं जाती मना है, कर सकते? स्टबरनेस आ जाता है। तो ये बताइए कि बच्चों को मना कैसे किया जा सकता है, और अगर बच्चे में ये ट्रांस फैट की क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ठीक है, वो ओबेसिटी होगी उसके अंदर, उसके अलावा हाँ जी, सारे बच्चों को ओबेसिटी होती भी नहीं है ना, आपको पता नहीं लगता, बिल्कुल। क्योंकि बच्चों का मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज होता है, वो Yes, हजम कर रहे होते हैं। देखिए जी, सबसे पहले आप बच्चों को मना क्यों नहीं कर सकते? मैं मान ही नहीं सकती एक माँ नज़्म ज़ब्त वाली हो, एक बॉस नज़्म ज़ब्त वाला है, उसके एम्प्लॉय डंडी मार ही नहीं सकते। तो जब एक माँ नज़्म ज़ब्त वाली, अब एक माँ ही सुस्त होगी, आई एम सो सॉरी, तो बच्चे कहाँ से नज़्म ज़ब्त वाले होंगे? वो देख रहे हैं जी हमारी माँ रात के 11 बजे ड्रामे देख रही है और बर्गर खा रही है, माँ किस मुंह से जाके बच्चे को मना करेगी? पहले आप खुद तो नज़्म ज़ब्त वाले हो जाए। जब आप खुद स्ट्रिक्ट होंगे, जब आप खुद सही रूल्स को फॉलो करेंगे, तो जैसे एक बॉस ऐसा होता है ना जिसको अपना सारा काम आता हो, वो एम्प्लॉय को भी डंडा दे सकता है, बिल्कुल। वैसे ही जब एक माँ और बाप ऐसे होते हैं ना जो खुद अब सही रास्ते पे चल रहे हो, वो उनकी बच्चे उनकी टाइम बात बचाते सुनते हैं, फ्रोजन फूड निकाला, बल्कि बस वो बना के दे आप दी। खुद मेहनत नहीं करना चाहते। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक अच्छी तरबियत आजकल के ज़माने में भी, मुझे पता है फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, बच्चे को इतना ट्रेन कर सकती है कि बच्चा स्कूल में जाके दूसरे बच्चों को कहे कि नो, दिस इज़ अनहेल्दी, दिस इज़ प्रोसेस्ड, डोंट ईट दिस। मेरे पास फॉर एग्जांपल जो अपने पर्सनल क्लाइंट्स वगैरह एनरोल होते हैं, उनके बच्चों को जिनको हम कोशिश कर रहे होते हैं वीन ऑफ कराने की, यानी छुड़वाने की अनहेल्दी फूड से, ऑल्टरनेटिव हेल्दी रेसिपीज बना के देते हैं। लेकिन वो रेसिपीज बना के देने के लिए टाइम चाहिए, ज़राए तो चाहिए ही चाहिए। मैं यहाँ पे महंगाई और सस्ते की बात नहीं कर रही। मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो एफर्ट नहीं करना एफर्ट नहीं चाहते। करना चाहते। जब आपको 2 मिनट में नगेट्स फ्राई होके मिलते हैं, तो फिर आप ज्यादा टाइम क्यों लगाएंगे एक हेल्दी मील अच्छा सहर, ये ट्रांस फैट से बचने के लिए सब कोशिश तो कर रहे हैं आजकल। ये बताएं कि कौन सी खुराक में तब्दीलियां ला सकते हैं जिससे हम ट्रांस फैट से बच सकते हैं? आप ना नेचर का बना हुआ फैट लें। अब लोग क्या करते हैं, गोश्त खाते हैं, गोश्त का सबसे नायाब हिस्सा फेंक देते हैं, चर्बी फेंक देते हैं। गोश्त अच्छा। को आप चर्बी के साथ खाया करें, वो आपके पास सारे चर्बी का में सारा, बना लें उसको, जिसको हम लोग घी के बजाय। घी भी डालें, आप चर्बी भी डालें, उसका कोई नुकसान नहीं है। देखिए जी, जब आपके टेस्ट बड्स एक हेल्दी चीज को लेकर अडेप्ट होंगे ना, जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आप बच्चे को, मेरे पास लोग आते हैं, हाय मैं तो रेड मीट नहीं खाती, मेरा बेटा भी नहीं खाता। मैं कहती हूँ शाबाश, बहुत फखर की बात है ना, आप अच्छी चीज अच्छा, वो खाती हैं। फखर से ही बता रहे हाँ, होते नहीं हैं। नहीं, वो औरतों में तो बड़ा फैंसी है ना, मैं रेड और ब्रायलर जो है वो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली, बर्गर हम बड़े शौक से खाते मीट नहीं हैं, खाएंगे। वो कच्ची मछली सुशी हम बड़े शौक से खाते हैं, ठीक है ना, जिसमें इतने सारे जरासीम होते हैं। लेकिन ओह। रेड मीट नहीं आपने खाना, जिससे आपका बच्चा ये तो सेहतमंद आपने होगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो है ना उन्हें भी खतरे में नहीं, डाल दिया, उनका मेन्यू भी जो है sushi is ना not वो healthy. लरस गया होगा इस बात से। Sushi is not हम healthy. बात की है। ओहो। सुशी, मैं तो कहीं भी जाऊं जहां मैं इनवाइटेड हूं और वहां सुशी हो, आई डोंट ऑप्ट फॉर इट, इट्स नॉट हेल्दी, उसके टॉक्सिन्स पूरी तरह नहीं गए होते हैं। अच्छा, वो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। सो लोग तो उसकी सहर इतनी एफर्ट कर रहे हैं स्टिक्स के साथ उठा के खाने की। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी आपने तो होता मना है, ही कर दिया बिल्कुल। ये फैंसी शो करवाने वाला जो एक वो माइंडसेट है ना, सारा मामला उसका आएगा। Sophisticated। बिल्कुल। आप फैंसी शो कराएं, कोई बात नहीं, लेकिन आप सही डोमेन्स में फैंसी लेकिन शो आपको ये कराएं। भी पता होना चाहिए कि आपके वो लिए आपके लिए हेल्दी बुरा और क्या नहीं है ना, नहीं वो है। आपके लिए, आप सही आप ये फैंसी शो कराएं कि आपके पास नॉलेज की कितनी भरमार है। आप ये फैंसी शो Well कराएं said. कि एग्जैक्ट कि आपने जिंदगी में सीखा क्या है, उससे कितने लोगों को कितना फायदा हो रहा है, आपने कितने लोगों का रोजगार बढ़ाया है, आपने कितने लोगों की जिंदगी आसान की है, कितने गरीबों में आपने खाना बांटा है, इसको आप शो ऑफ सहर कराएं। ये भी बता ये देना ना आप हमें show off लास्टली कराएं। के इंटरनेशनल लॉज क्या हैं, मतलब वहाँ पे क्या प्रैक्टिस है ये ट्रांस फैट को लेकर, किस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं? जी, ये तो अमेरिका का दिया हुआ तोहफा है हमें। अच्छा। लेकिन आपको पता है शुगर इंडस्ट्री का जो खुद भी वो इस सारा तोहफे से मुस्तफीद हो
हो रहे हैं। अमेरिकन में तो अब ओबेसिटी एक एपिडेमिक है बहुत ना, ज्यादा, बहुत ज्यादा। तिहाई उनकी पूरी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है उसकी बॉडी बदसूरत हो गई है। एंड बेढंगे। बदसूरत इज द वर्ड, बदसूरत इज द वर्ड, ठीक है। और वो इसीलिए हो गई है क्योंकि 1980s में अमेरिकन ने तो ये शोषा छोड़ा है। फैट को बुरा किसने करार दिया? फैट को अमेरिकन ने बुरा करार दिया ताकि लोग शुगर की तरफ जाएं। तो शुगर के आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, सीरियल्स वगैरह सब कुछ, इसमें ट्रांस फैट जरूर शामिल होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक डोनट फ्राई करके डोनट आप वेजिटेबल ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, अच्छा डोनट की आपके पास जो अपनी खमीर भी बनी होती है, ठीक है ना, उसमें भी आपके पास ट्रांस फैट शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो की थी नगेट्स के बारे में, उसमें ना मैंने नगेट्स की सारी कॉम्पोजिशन बताई है। उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर कॉर्न स्टार्च भी शामिल होता है और ट्रांस फैट, मतलब आप उसको तलते भी उसमें और उसकी कॉम्पोजिशन में आपके पास शामिल और ये भी नहीं होता पता कि ये चिकन है भी या नहीं, क्या क्या इसमें शामिल है। बिल्कुल, लेकिन अब बाहर रेगुलेशंस आ रही हैं कि आपने रैपर पढ़ना है और अगर एक सर्टेन लेवल से ऊपर आपके पास ट्रांस फैट है तो आपने लेना। मगर इंडस्ट्री इतनी ज्यादा अंदर प्रोब, मैं कल भी अपने एक पेशेंट को कह रही थी कि मैं बड़े खुशकिस्मत दौर में बड़ी हुई हूँ। उस टाइम मुझे याद है मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तब पहला जंक फूड एक बड़ा फेमस चेन खुली थी लिबर्टी पे। लेकिन अब के बच्चों के लिए वाकई बहुत मुश्किल है, पेरेंट्स को अपने सॉक्स पुल अप करना और ये जो पड़ेगा। आपका पॉइंट है ना कि पेरेंट्स को खुद एफर्ट करनी पड़ेगी अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए। बहुत देखिए शुक्रिया आपके सहर अमल में आपका। नजर आना चाहिए। बिल्कुल। और अभी नाजरीन वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस तबके की जो हमेशा से माशरती सतह पर नज़रअंदाज किया जाता रहा है। इस तबके को हम ख्वाजा सरा कहते हैं या ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं। ख्वाजा सराओं की तारीख बहुत कदीम है। इन्हें कई तहजीबों में रूहानी, मजहबी और सकाफती हैसियत हासिल है। पाकिस्तान की बात करें तो 2023 की मरदमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की जो मजमूई तादाद है दैट इज़ 20,331। वैसे तो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 2018 में ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट मंजूर हो चुका, मगर हकीकत में आज भी इस कम्युनिटी को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अपने ख़ानदानों की तरफ से मुस्तरद किए गए और माशरे के ज़्यादातर हिस्से से बेदखल किए गए पाकिस्तान में बहुत से ख्वाजा सरा तशद्दुद, हरासानी और इंतहाई मुश्किल मौशी हालात के खौफ में जीते हैं। इसके अलावा ख्वाजा सराओं की एक बड़ी तादाद है जो कि सड़कों पर भीख मांगने या जिस्म फरोशी पर मजबूर। मगर आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने साबित किया है कि मेहनत और खुददारी से ज़िंदगी में कामयाब हुआ जा सकता है। तो बिल्कुल हमारी आज की मेहमान हैं फरी अयाज, जो कि एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में गाड़ी चलाकर बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कमा रही हैं और अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद के लिए एक रोशन मिसाल भी कायम कर रही हैं। तो उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान फरी। वालेकुम अस्सलाम। पर ये बताइएगा कि आपको ये कैसे ख्याल आया कि आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, भीख नहीं मांगनी, मेहनत करनी है, किस तरह से आप इस सफ़र पर निकले? देखिए कि कोई भी काम है ना वो छोटा नहीं, छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम ही होता है। अगर आपने कहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से ही सिखाया था कि मेहनत से बढ़ के कुछ भी नहीं, चाहे वो 10 है या 100 है। क्या बात। 10 का मतलब है 100, 100 का मतलब यह है 10 है। जितना भी आप अपनी मेहनत से कमाएंगे आपको अच्छा फील होगा और रात को सुकून की नींद आएगी। तो मेरे पेरेंट्स से शुरू से मुझे यही सब कुछ सिखाया था और मैं आगे भी बढ़ के यही चाहती थी कि मैं अपनी मेहनत की करके खाऊं और एक दुनिया में जैसे आम रूटीन वाइज हर एक इंसान का एक नाम है, मेरा भी वैसे कोई नाम हो, मुझे भी कोई मेरे नाम से बुलाए और बताए कि आप ये काम करती हैं, अप्रिशिएट करें। क्या बात है। अच्छा फरी, ये बताइएगा अपनी तालीम के बारे में कि कितनी तालीम हासिल की और वो सफ़र कितना मुश्किल रहा, कितना आसान रहा? मैंने 5 क्लास तक स्टडी की हुई है और जब मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल के क्लास फेलो जो उनसे लड़के थे उन्होंने हरासमेंट करना, तंग करना, बुली भी करना साथ और हुटिंग भी करना, टीचर के पास कंप्लेन लिख के जाना, टीचर कहते तुमने कोई हरकत की होगी। मैंने कहा सर एक बात है, मुझे ये बताएं कि मतलब जो विक्टिम है उसी को ब्लेम कर रहे हैं हाँ टीचर्स पे। तो ये सीन होता रहा था जिसकी वजह से मेरा स्टडी से बिल्कुल दिल उठ गया। तो अच्छा, वरना पढ़ना चाहती थी, वरना मैं जाहिर बात है आपके मुझे आप ये बताएं आजकल को जिस तरह का हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान के बगैर तो किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल। अगर इस टाइम मैंने अगर कोई मैट्रिक किया होता या FA किया होता तो मेरे ख्याल से मैं कोई अच्छी जगह पे जॉब कर रही होती और फिर आप अभी हायर भी जो एजुकेशन काम के कर लिए भी रही हैं आगे उज़ैर की, अभी भी जो काम कर रही हैं वो बहुत अहम है, उम्दा है और काबिल तकलीद है। बिल्कुल। मतलब इनकी जो कम्युनिटी है उसके लिए ये एक मिसाल है। जी ऐसे ही है।
अच्छा फरी, ये बताएं कि आपका मतलब आप ऑनलाइन टैक्सी चलाती हैं, आपका कैसा मतलब अब तक का ये एक्सपीरियंस जा रहा है? मतलब जो लोग आपके साथ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, उनका आपके साथ क्या रवैया होता है? ट्रैफिक में आप जाती हैं, मुआशरे का क्या रवैया होता है आपके साथ? देखिए, मुआशरा तो आपको पता है किसी तरह से भी जीने नहीं देता, चाहे वो फीमेल है चाहे वो फीमेल है। देखिए कि हकीकत है कहते ये। हैं कि अगर आप फीमेल के साथ ड्राइव करें या फीमेल के साथ करें, जी इनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे। वो क्यों होते हैं? आज तक कभी किसी ने ये सोचा? अगर फीमेल या शीमेल अगर राइड कर रही है, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? ये क्या आज तक वजह? किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि देखिए, जब आप राइड कर रहे हैं या चला रहे हैं, ड्राइव कोई भी कर रहा है इजीली, जितनी देर तक आप उसे कुछ कहेंगे नहीं, वो तो अपना फेस फोकस सीधा ही रखेगा ना। जब उसे आप हैरेसमेंट करने लग पड़ेंगे, छेड़ने लग पड़ेंगे, ओए ये तो जुमले ठीक आ रही कसेंगे। है, ये है वो है, प्लान ऐसे वैसे, तो उसमें प्रॉब्लम ही आती है। उसे शट अप कॉल देते देते अगर लेफ्ट राइट हो ही जाए या स्ट्रेट लग भी जाए, तो इसमें मेरे ख्याल से उसकी गलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ना आपके बारे में स्टडी कर रही थी जब केस आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा फरी ये जान के कि आप सिर्फ ड्राइविंग नहीं करती, आप ब्यूटिशियन भी हैं। आपने एक अपना सेकंड बिजनेस भी रखा हुआ है उज़ैर, जबरदस्त, कि जबरदस्त। यहाँ वो से कहते हैं अगर ना, कभी सारे डिस्टर्ब हो जाऊं, अंडे, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। हाँ, तो मैं ब्यूटिशियन स्टार्ट कर दूं, मैं लोगों की मेकअप किया करूं, उसमें एक्सप्लोर। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मेरा एक फ्रेंड है, अल्लाह से तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, उसने मुझे एक ही चीज़ समझाई थी कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें कोई लोग याद करेंगे। अगर कल को तुम ना भी हो, तुम्हारा नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी। मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ मैंने ड्राइविंग भी सीखी, यानी कि अपने आप को मूव ऑन करती रही कि कोई ना कोई काम अपने हाथ में होना चाहिए। स्किल होना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट का काम अभी भी मैं कर रही हूँ साथ साथ। मसला ये है जबरदस्त, कि देखें very कि जब आपको प्रॉब्लम होती है ना, अब मैंने कई ड्रामा सेट पे भी काम किया हुआ है, काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट के साथ भी किया हुआ है, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे भी किया हुआ है। अब एक न्यूज़ चैनल पे मैं जॉब कर रही थी, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम बनी। हरेस किया गया कि जी आप फीमेल हैं, आपको हम शुक्र करें काम दे रहे हैं। मेरी 3 मंथ की सैलरी उन्होंने रोक ली, दी नहीं। बड़ा इज्जत ये किया बिल्कुल उनके साथ। हक जो है ना वो अलमिया। मिलना चाहिए माशरे का। ये अलमिया जो है ना, माशरे को भी अपना रवैया बहुत बिल्कुल, तब्दील करने की ज़रूरत है इन तब्दील लोगों करने की को। ज़रूरत है। अच्छा, हमारा जो इंटरेक्शन होता है, हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, वो हम देखते हैं ज़्यादातर जो हैं वो भीख मांगते ही हमें दिखाई दे रहे होते हैं। कोई इस तरह का वो कोई चीज़ें नहीं बेच रहे, कोई काम नहीं, कुछ छोटी मोटी मेहनत भी वो नहीं कर रहे। आप उनके लिए एक बड़ी मिसाल हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से वो मेहनत के साथ, इज्जत के साथ कोई रोज़गार भी कमा सकती हैं अपना? देखें, जहाँ तक मेरा मानना है, वो ट्रांसजेंडर नहीं, अच्छा, जो उनसे रोड पे मांग रहे, कोई हैं भी हैं बीच में, इसमें ये नहीं कहती कि सारे नहीं हैं। 100 में से देखा जाए तो 95% मेल हैं। अच्छा, जी, आपने नोट किया होगा, जब कोई फीमेल मांग रहा है या वो मांग रहा है मेल, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि उनकी हरकतें मेलों की तरह हैं। उन्होंने नीचे जूते मेलों की तरह पहने हुए हैं। फिर दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने बाल नहीं रिमूव किए होते हैं, ना चेस्ट के ना बाजुओं के, वो वैसे ही मांग रहे होते हैं। अच्छा, ये तो आप उनकी वजह से निशानदेही हमारे, बता रही हैं कि हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हम उनसे बहुत डिफरेंट, हम जैसे कि हम हमारे फेस कट, हमारा बोलने का अंदाज, सब कुछ एक बहुत डिफरेंट होता है। वो हमारी तरह बनने की कोशिश तो पूरी करते हैं पर भर नहीं पाते। फिर उन्हीं की वजह से हमारे माशरे में हम ही गंदे। अच्छा, अपनी कम्युनिटी जो आपको इस वक्त टेलीविज़न पे देख रही है, उनको क्या मैसेज देंगी फरिया आपके, वो भी आपकी तरह मेहनत करें, खुददारी उनमें भी आए, और वो कुछ ना कुछ, जैसा आपने आते साथ बड़ी खूबसूरत बात की कि कोई काम भी छोटा नहीं होता, हर काम की अपनी अहमियत है। और आप देखें, आप खुद मेहनत करके कमा रहे हैं, आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ कुछ रहा। ऐसे आइडियाज़ जो आप उनके साथ शेयर कर सकें, तो आप जो क्या कि मैसेज देना उनके चाहेंगे? काम आए? मेरा मैसेज यही है कि चाहे वो फीमेल है चाहे वो फीमेल, कोई भी है, चाहे वो मेल क्यों नहीं है, मेहनत एक लाइफ इंसान में ऐसी होनी चाहिए लाइफ में कि वो अपने मेहनत के काम से पैसा आना चाहते हैं। वो चाहे वो आप समझ लें चाय बेचने वाला हो, चाहे कोई रोड पे बैठे कुछ भी करें, मेहनत लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बताएं कि जो माशरे का रवैया है, जो माशरती रवैये जिनका आपको सामना करना पड़ता है, जो कि बड़ा हर्ट भी करते हैं, माशरे के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनका बिहेवियर, उनका जो एटीट्यूड है वो आपके साथ किस तरह का होना चाहिए आप लोगों के साथ? ठीक है, देखिए चाहे बात ये है कि सिंपल सी है कि अगर आप किसी को इज्जत देती हैं तो आपको भी इज्जत ही देनी चाहिए। जैसे कि इवन कि मैं इंसान बात तो से समझें आप किसी को। इंसान कोई भी है ना,
हर कोई इज्जत का मुतमईन बिल्कुल। होना चाहिए। जैसे कि अब मैं आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रही हूँ और आप बदतमीज़ी से करें तो इस तरह नहीं ना चलता। हम कहीं भी रहें, कहीं जो मर्ज़ी करें, कि जैसे एक मिसाल के तौर पे एक कुत्ता है, वो भी कहीं पे बैठता है ना, अपनी पूँछ मार के बैठता है कि मुझे एलर्जी ना किसी किस्म की हो। और हम भी ऐसे चाहते हैं कि हमें अगर कोई माशरे में बुलाए तो इज्जत से बुलाए। बहुत खूब। अच्छा हाँ। फरी, ये बताइएगा आपके जबरदस्त। पेरेंट्स का क्या इस आपकी तरफ रुझान है, या उनका बिहेवियर आपकी तरफ कैसा है जब आपने इस सफ़र का आगाज़ सपोर्ट किया? उनकी? सपोर्ट था, नहीं तो कुछ ना कुछ कशीदगी थी, क्या था? नहीं, रिलेशनशिप कैसा है पेरेंट्स के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। माशाल्लाह। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। चाहे मैं इस तरह की भी बहुत थी अच्छी तो उन्होंने बात बड़ा मुझे संभाला है। हम्म। इवन के कहते हैं कि फैमिली वाले निकाल देते हैं, मेरे ख्याल से वो सब झूठ है। इंसान अपनी हरकतों से फैमिली को छोड़ खुद छोड़ के जाते हैं। जी। बहुत अच्छा मैसेज दे। ये भी बड़ा आपने खुद छोड़ हकीकत से के जाना पर्दा है, उठाया क्योंकि फरीद। देखें कि हमें अपनी फैमिली की भी इज्जत देखनी पड़ती है। इवन कि मैं भी अब सेपरेट रहती हूँ, पर बट अपनी फैमिली से मिलती रहती हूँ। हमारी हरकतें कुछ ऐसी होती हैं कि जैसे कि हम चाहते, अगर हम ऐसे हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे घर में और कोई बच्चा ना ऐसा हो जिसकी वजह से हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है। और मेरी फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्टिव है, मुझसे मिलती रहती है, हंसते खेलते रहते हैं। घर में कोई भी खुशी गमी हो मुझे ज़रूर इनवाइट करते हैं, बताते रहते हैं घर के किस तरह के। और दूसरी बात ये है, देखें कि मुआशरे में अगर चाहे जो मर्जी हो, अगर मुआशरा आप लोगों को एक्सेप्ट कर ले, आप लोगों के साथ अच्छी तरह चले, तो मेरे ख्याल से कोई इतनी परेशानी ना। आप ये देखें कि इतनी तादाद क्यों बढ़ती जा रही है। आज तक कभी किसी ने ये तो नहीं सोचा ख्वाहिश इस्लाम की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों नहीं इस चीज़ पे मद्देनज़र किया जा रहा, क्यों नहीं देखा जा रहा। क्योंकि जब मैं किसी बाज़ार से गुजरूँगी ना, मुझे अगर एक बंदा हर्ट कर रहा है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा मैंने उसे इग्नोर किया, तो वो मेरे सब्र का इम्तिहान है। और जब दिल टूटता है ना, तब दिल से हाथ जब निकलती है ना, तब हमारे जैसे भी होते हैं। फिर दिल से ये निकलता है कि मेरे जैसा भी तुम्हारे घर में हो, तुम्हें पता चले कि क्या वैल्यू है। बिल्कुल। यही हमारा फरीद, मैसेज है कि हाँ। अब जो लोग हैं जो देख रहे हैं, माशरती रवैये जो हैं उनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके लिए भी फरी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सोशल वैल्यूज़ का आप ख्याल रखें, आप ज़रा पेरेंट्स की इज्जत को भी देखें, उनको पेरेंट्स भी की इज्जत मद्देनजर को रखें। देखें और आप स्किलफुल खुद को बनाएं ताकि ये खुद सबसे की ज़रूरी है। कफालत खुद कर बाइज्जत- सके, बाइज्जत किसी के आगे रोज़गार। हाथ ना मांगना पड़े, फैलाना पड़े। अब